एशियाई बाजारों की अच्छी शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी बढ़त बनाने की कोशिश में। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार 4.5% फिसले। आज चीन और ताइवान के बाजार हैं बंद। इन्फोसिस फाउंडर्स ने एक बार फिर उठाए बोर्ड के फैसलों पर सवाल। सीईओ प्रवीण राव की सैलरी 35% बढ़ाने के प्रस्ताव से नारायण मूर्ति खुश नहीं। ऑटो कंपनियों के लिए मिला जुला रहा मार्च का महीना। मारुति टाटा मोटर्स की बिक्री उम्मीद से कम बढ़ी, मगर M&M की रफ्तार बरकरार। पावर और यूरिया शेयर भी रहेंगे आज रडार पर। सरकार घरेलू यूरिया प्रोडक्ट्स पर देगी ज्यादा सब्सिडी। मेगा पावर पॉलिसी में टैक्स छूट की अवधि भी बढ़ी। यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार। 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजे गए। और इंडोको रेमेडीज को यूएसएफडीए की चेतावनी। गोवा फैक्ट्री की जांच के बाद दर्ज की आपत्तियां। शेयर पर दिखेगा असर। आज से है नए वित्त वर्ष की शुरुआत और बड़ा सवाल है कि क्या 9,200 के ऊपर क्लोजिंग मिल पाएगी। लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 खास मेहमान, जॉइंट रे कैपिटल सर्विसेज के अविनाश कुरश्कर और सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट की तस्वीर कैसी है। अमेरिका के बाजारों में थोड़ा दबाव के साथ कारोबार हुआ, लेकिन देखिए एसजीएक्स निफ्टी 9,200 के ऊपर शुरुआत होने वाली है। आज बाजारों की इस तरह के संकेत दे रहा है। चाइना, ताइवान के बाजार आज बंद हैं और ट्रंप के कुछ नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड जो बयान है उसके ऊपर पूरे बाजारों की नजर रहने वाली है आज के दिन। दिक्कत की बात तो कोई नजर नहीं आ रही, और खास तौर पर जब हांगकांग के बाजारों में इतनी तेजी हो तो फिर भारतीय बाजार तो मजबूत खुलेंगे। लेकिन क्या 9,200 के ऊपर समाप्ति हो सकती है? यही चाहिए एक्चुअली। और शुक्रवार को भी हेमंत आपको याद होगा कि मैं कह रहा था कि बस एक पॉजिटिव क्लोज मिल जाए, भाई 2, 5, 10 पॉइंट की मिले। लेकिन हुआ ये कि अल्टीमेटली एग्जैक्टली उसी लेवल पर जाकर बंद हुए जो कि गुरुवार का था। तो अभी भी वो क्वेश्चन मार्क मेरा बरकरार है, उसका जवाब शुक्रवार को मिला नहीं। तो आज फिर मैं यही कहूंगा कि आज एक पॉजिटिव क्लोज। लेकिन अब चूंकि हम नई सीरीज में नए फाइनेंशियल ईयर में आ चुके, तो अब आज मुझे क्लोजिंग 9,200 के आसपास या इसके ऊपर की चाहिए। निर्णायक लेवल आज भी 9,200 है निफ्टी पर, ये ध्यान में रखें। और 9,125, 9,225 निफ्टी की दिन की आज की ट्रेडिंग रेंज नजर आती है। 9,200 के ऊपर टिके अगर हमने वक्त बिताया और अगर बंद हो जाएं, तो फिर आप ये मानकर चलें कि इस सीरीज में आप आराम से 9,400 या इसके ऊपर जाते हुए निफ्टी को देखेंगे तो 200 पॉइंट की रेंज आपके लिए आसानी से खुलती हुई नजर आएगी अगर आप 9,200 के ऊपर एक क्लोज दे दें। और जब तक 9,075 के नीचे बंद ना हो, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए वही स्टॉप लॉस का लेवल है। 9,075 के नीचे की क्लोजिंग पर ही आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी है। और चूंकि शुक्रवार को निफ्टी में कोई बदलाव हुआ नहीं इंडेक्स के लिए, आज से वहीं के वहीं हम बंद हुए और इसीलिए लेवल्स भी लगभग वही सेम है। और आज 9,200 इसीलिए निर्णायक लेवल पर है, जिसकी मैं वायदा कारोबार के डेटा में आगे आपको विस्तार में चर्चा करूंगा कि क्यों 9,200 इस तरह से अहमियत वाला लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच निफ्टी खरीदारी करें, 2 तरीके हैं आपके पास। या तो अगर एकदम शांत शुरुआत हो और निफ्टी खरीदारी करें तो फिर आपका स्टॉप लॉस 9,150 होना चाहिए। वैसे आइडियल तो ये होगा कि अगर थोड़ा नीचे मिल जाए आपको निफ्टी और वहां खरीदारी करने का मौका मिले तो 9,150 की जितना नजदीक खरीदेंगे उतना सेफ और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए बेहतर होगा। और तब आपका स्टॉप लॉस होगा 9,100 का और डे टारगेट 9,200 से लेकर 9,225 की रेंज में ऊपर की तरफ है। बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग रुझान दिखा। शुक्रवार को पहले दिन सीरीज के जो कुछ भी बड़ी तेजी कैश मार्केट में बनी थी वो कम होती हुई दिखी। जो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे थे वो डिस्काउंट खत्म होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी भी खरीदारी का मौका है, या तो जहां खुले वहां खरीदें, या बेहतर ये होगा कि 21,400 के नजदीक मिले वहां खरीदना बहुत सेफ है। 21,250, 21,300 बैंक निफ्टी पर बहुत मजबूत सपोर्ट है, इतना आसानी से वो टूटेगा नहीं। उसे स्टॉप लॉस मानकर आप खरीदारी करें। 21,500 और 21,600 ये 2 टारगेट ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में बनते हैं। सेक्टर्स की लिस्ट आज थोड़ी सी लंबी है जो मुझे खरीदारी के लिए पसंद है। पार ये सेक्टर पसंद है, जो फ्यूल की कॉस्ट कम होती हुई दिखी उसका फायदा इन्हें मिलेगा।
इंफ्रा, सीमेंट, दो और सेक्टर मेरे रडार पर आते हुए दिख रहे हैं कई दिनों बाद, जहां मुझे खरीदारी के मौके दिखते हैं। एनबीएफसी में फिर से खरीदारी हो सकती है और एविएशन चूंकि जिस तरह से एटीएफ के दाम तेजी से घटे उसका फायदा मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लीकर बैन बरकरार रखा है उसके बाद इन लीकर शेयरों पर आज फिर से दबाव दिखेगा। तो ये सेक्टर्स मेरी लिस्ट में है आज के लिए। बिल्कुल, चलिए तो इन तमाम सेक्टर्स पर नजर रखिए और ध्यान रखिए कल जो है भारतीय बाजार बंद रहेंगे रामनवमी के चलते। तो आज ट्रेडिंग होगी, कल छुट्टी और उसके बाद फिर परसों हम खुलेंगे फिर से और उस दिन होगी शंकरा बिल्डकॉन की लिस्टिंग। तो इवेंटफुल हफ्ता रहने वाला है और इस हफ्ते आरबीआई की 6 तारीख को पॉलिसी भी है। हफ्ता इंपॉर्टेंट है। चलिए सिमी भौमिक भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अब उनसे पूछते हैं वो कैसे ट्रेड करेंगी भारतीय बाजारों को। हाय सिमी, गुड मॉर्निंग। बताइए निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर क्या कॉल है? गुड मॉर्निंग हेमंत। निफ्टी में भी मैं लॉन्ग जाऊंगी, बैंक निफ्टी में भी मैं लॉन्ग जाऊंगी। निफ्टी का क्लोजिंग स्ट्रांग रहा था, 9200 के आसपास ही रहा था। फिर भी मैं ये मतलब सोचती हूँ अगर मार्केट थोड़ा सा सुस्ती के साथ खुलता है, थोड़ा सा फ्लैटिश ओपनिंग होता है तो 9150 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट मिलना चाहिए। 9150 का लेवल काफी क्रूशियल है, वो होल्ड करेगा तो लॉन्ग जाना पड़ेगा। 9140 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। मेरा इनिशियल टारगेट जो है वो 9200 से 9220 है। वही निफ्टी का एक पहला पड़ाव है जो कि क्रूशियल रेजिस्टेंस भी है। वो रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो निफ्टी 9240 से 9255 तक जाएगा। मुझे लगता है कि आज नहीं तो परसों तक ये टारगेट्स आ जाएगा। इनफैक्ट आज ही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 9200 से 9220 का रेंज तो इनिशियली तो निफ्टी टेस्ट जरूर करेगा और उसके बाद 9240-50 के आसपास भी जा सकता है बाय ऑन डिप्स। बैंक निफ्टी में मैं ये कहूंगी कि बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो 21,370 से 21,350 के बीच में है। जब तक निफ्टी इस रेंज के बीच में है तब तक हम लोग बाई मेंटेन करेंगे। मेरा टारगेट 21,650 से 21,700 है। तो बैंक निफ्टी में भी मैं लॉन्ग जाने का ही सलाह दे रही हूँ। दोनों में मेरा लॉन्ग पोजीशन ही है। ओके, तो तेजी की राय 9,240-55 तक जा सकता है निफ्टी अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। एफआईआईज और डीआईएस के डेटा को अब डिस्कस करते हैं। एफआईआईज ने बिकवाली करी करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास की, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों ने एज एक्सपेक्टेड साल का अंतिम कारोबारी सेशन 1500 करोड़ रुपए की खरीदारी। ये बताइए खरीदारी आज भी जारी रह सकती है क्या उनकी तरफ से, या फिर जितनी खरीदारी होनी थी हो चुकी? इतनी तो नहीं होगी, ये बात तो पक्का है। और आखिरी 3 दिन उन्होंने इसलिए दम लगाकर खरीदारी की और उससे पहले बेच भी इसलिए रहते थोड़े पैसे बचाकर रखे। तो मेरा कॉन्फिडेंस उतना तो नहीं कि इतनी खरीदारी आज भी होगी। इसलिए मुझे थोड़ा सा 9200 के ऊपर टिकने में इसलिए मुझे डाउट लग रहा है कि डेटा उतने सपोर्टिव नहीं है। अब माने कि चलिए 31 मार्च का था मामला और अब फ्रेश फाइनेंशियल ईयर शुरुआत आज से हम जो कर रहे हैं, तो आज के डेटा में देखना चाहूंगा। तो आज के डेटा को मैं प्रीएम्प्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, पहले अनुमान नहीं लगाऊंगा, मैं देखूंगा कि आज किस तरह से रहते हैं। लेकिन जो दिख रहा है वो ये है कि एफआईआईज का खरीदारी का मूड नहीं है। सही बात है, क्योंकि 300 करोड़ की बिकवाली कैश में और 300 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में, तो स्टॉक्स में कुल मिलाकर उन्होंने 600 करोड़ की बिकवाली की है। तो अगर एफआईआईज की बिकवाली आज फिर से रहती है और फिर घरेलू फंड अपना जो मार्च एंडिंग का बड़ा पैसा लगाने का मूड बनाकर बैठे थे वो थोड़े से हाथ रोकते हैं तो फिर ऊपर टिकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं आज वेट एंड वॉच वाले मूड में ज्यादा हूं, बजाय इसके कि अंदाजा लगाऊं कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या करेंगे, देखना चाहता हूं। और अप्रैल में जो पहला ट्रेडिंग सेशन हुआ एफएनओ में किस तरह की पोजीशंस बनी, क्या नजर आ रहा है, रेंज क्या हो सकती है? पोजीशन 20 करोड़ शेयर जुड़े हैं पहले ही दिन वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में, और मेरे ख्याल से जब से मैं मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ सबसे बड़ा एडिशन किसी एक दिन का, और उसकी वजह साफ है 15 शेयर नए वायदा कारोबार में शुरू हुए। तो वहां पर और मजे की बात देखिए इन्फीबीम जिसकी चर्चा हम लोग कर ही रहे थे पहले ही दिन मतलब इससे खड़ा फिर वो ऐसा कहने कि आपको आवाज के दर्शकों का बड़ा फायदा हुआ है। टेस्ट मैच की शुरुआत करने का किसी दिन आपको इंडिया की कैप पहनने का मौका मिले और पहली बॉल पे आप आउट हो जाए, वैसा वाला हाल इन्फीबीम का हो गया। एनीवेज तो वो तो एक स्टॉक है, लेकिन उसके अलावा जो पोजीशंस बनी हुई 9200 बहुत इंटरेस्टिंग लेवल के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। पहला 9200 कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 33 लाख शेयरों का, और इस वजह से उसे पार करना थोड़ा सा जरूरी है। दूसरा, लेकिन उसके बावजूद एक बात साफ दिख रही है और वो ये कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि 9200 को पार कर लेंगे। और हेमंत अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि 80% चांस है कि हम 9200 को पार करेंगे, और हो सकता है आज ही करें। क्योंकि देखिए कल के सेशन में 9200 के शुक्रवार को पुट में 7 लाख शेयर जुड़े और कॉल में 6 लाख शेयर जुड़े, तो दोनों ही तरह के ट्रेडर्स इस लेवल को एक वो
मानकर चल रहे हैं कि रस्साकशी वाला है। अगर 9200 के पार निकलकर टिक गए तो फिर मंदी करने वाले बैकफुट पर जाएंगे और अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर देंगे, और 9200 के नीचे रहेंगे तो भी तेजी के वाले हारने वाले नहीं है, लेकिन वो थोड़े कॉशियस रहेंगे, सावधान रहेंगे। और जो पिछली सीरीज के अंत में क्या चल रहा था, 9200 के कॉल पर 65-70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था। अब सीरीज की शुरुआत में उतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है, महज 33 लाख शेयरों का है। तो अगर 9200 को पार करना है तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है। इससे बड़ा मौका मिलेगा नहीं कि तेजी करने वालों को आज पूरा जोर लगाकर 9200 पार कर लेना चाहिए, ताकि होगा ये कि बाद में उन्हें शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। इस सीरीज के लिए फिर 200 पॉइंट ऊपर की आपके लिए जगह खुल जाती है। तो आज बेहतरीन दिन है, अगर कर पाए तो इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। और कर पाए में क्वेश्चन मार्क मुझे इसीलिए लग रहा था कि डेटा उतने मजबूत नहीं थे। तो हो सकता है अगर आज खरीदारी आपको फ्रेश फिर से आती हुई दिखे घरेलू फंड की तरफ से या एफआईएस की तरफ से, तो फिर आप 9200 को भी पार करेंगे। बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत दिख रहा है, भले ही आपको शुक्रवार को बैंक निफ्टी कमजोर बंद हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन बनने के सारे संकेत हैं। और अगर फिर 9200 के पार निकलना है तो बैंक निफ्टी की तरफ से ही आपको लीडरशिप आती हुई दिखेगी। तो इंटरेस्टिंग लेवल्स पर है बाजार, उम्मीद करें कि एशियाई बाजारों में मजबूती का रुझान बरकरार रहे ताकि आप उसके पार निकल पाए। बिल्कुल, चलिए तो 9200 ये इंपॉर्टेंट लेवल और इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। एसजीएस निफ्टी तो खैर देखिए उसके ऊपर ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन कौन से स्टॉक्स हैं जो जबरदस्त प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं? अविनाश गुरश्कर जी भी हमारे साथ अब स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। बताइए सर, आज के लिए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं? हेमंत, आज जो स्टॉक्स अच्छी तरह से चलेंगे उनमें से एविएशन सेक्टर में जेट और स्पाइस जेट हमको लग रहा है कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव रुझान होना चाहिए, क्योंकि एटीएफ के प्राइसेस में एक 5% कट अनाउंस किया है। ऊपर से क्रूड के प्राइसेस में कटौती हमने देखी है, रुपया भी अप्रिशिएट हो चुका है, तो ये दोनों ही काउंटर्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तीसरा काउंटर ऑटो स्पेस में मारुति रहेगा। हमको लग रहा है कि हालांकि एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज्यादा थी कि पिछले महीने में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा आएगा, लेकिन अगर हम BS3 नॉर्म्स देखें तो डेफिनेटली कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने कहा है कि वो पूरी तरह से BS4 नॉर्म्स के लिए पूरी तरह से कंप्लायंट है, और हमको लग रहा है कि आने वाला जो साल रहेगा, नॉट ओनली प्रोडक्ट लॉन्चेस और जो एग्जिस्टिंग जो उनके प्रोडक्ट्स है जैसे कि बलिनो, ब्रेजा, यहाँ पे अच्छी तेजी अभी भी बरकरार है। तो यहाँ पे कोई भी वीकनेस अगर देखा गया तो मुझे लग रहा है इसको पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ओके, तो ये है स्टॉक्स आपके लिए मारुति, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज खरीदने के लिए। सिमी बताएं, आप भी अपनी पहली 2 पिक्स कौन सी हैं आज के लिए? अनिल जी, 2 पिक मेरा इंट्राडे के लिए है, मैंने चूज किया है। एक ACC होगा जिसमें मुझे लगता है कि आज खरीदारी करनी चाहिए। 1435, 1432 ये मेरा सपोर्ट है, ये सपोर्ट होल्ड करेगा तो मैं लॉन्ग जाना चाहूंगी। 1455, 67, 74 ये तीनों टारगेट्स हैं। मेरा सेकंड स्टॉक है हिंडाल्को, मैं 2 ने 3 स्टॉक दे रही हूँ। तो हिंडाल्को मेरा सेकंड स्टॉक है, 192 से 193 का सपोर्ट है, ये सपोर्ट होल्ड करेगा तो इसमें भी 199 से 202 का टारगेट। थर्ड स्टॉक होगा हिंजिंग, जिसमें मैं एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एकदम नीचे है, निचले स्तर में कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा खरीदारी देखा था, मुझे लगता है कि वो खरीदारी, वो मोमेंटम आज भी मेंटेन होगा। तो 292 और 295 ये 2 टारगेट्स है मेरा इंट्राडे का। 284 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को और ACC, आज सीमेंट कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। खबरें ये भी चल रही हैं कि सीमेंट के दाम जो है वो बढ़े हैं, इस पर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय क्या निकल कर आ रही है, साथ ही कौन से वो 5 शेयर हैं जो खबरों के दम पर आज का माल दिखाएंगे। जी हाँ, टॉप 5 स्टॉक्स भी हासिल करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं, और राय आपकी स्क्रीन पर। नीरव अखारिया कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए। 9220, 9240 का टारगेट आज ही के लिए, 9130 का स्टॉप लॉस भी रखें। मुदित गोयल SMC ग्लोबल के खरीदना चाहते हैं निफ्टी 9140 के स्टॉप लॉस के साथ, और उनका लक्ष्य है 9230 का। मनीष शर्मा भी देखिए बुलिश, और 9300 का टारगेट उनकी तरफ से निकल कर आ रहा है, पर इस हफ्ते यह हासिल हो जाएगा। 9130 का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन वो कह रहे हैं कि खरीदारी करिए 9180 के आसपास। और ऐसे ही टारगेट्स आ रहे हैं सुमित बगड़िया के भी, जो कह रहे हैं कि 9100 के स्टॉप लॉस से तेजी करिए, और 9250 और 9300 तक निफ्टी
जाता नजर आएगा ऊपर। और पांचवी एक्सपर्ट भी बुलिश स्वाति होतकर निर्मल बंकी ये कह रही है कि 9,270 और 9,300 का टारगेट है। 9140 का स्टॉप लॉस रखे तो हमारे पांचों के पांचों एक्सपर्ट्स बुलिश और 9,300 तक की बात है। और जो सपोर्ट आप देख रहे हैं निफ्टी पर, अगर छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो वो होगा 9,140 का, और डीप और सेफ स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 9,100 का। तो 9,100 से 9,140 रेंज है सपोर्ट की। ऊपरी स्तरों पर 9,220 से लेकर 9,300 की रेंज में हर 20-30 पॉइंट पर है रेजिस्टेंस, तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक करें। ये राय है हमारे पांचों एक्सपर्ट्स की। ऑलराइट, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स है जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखाने वाले हैं, आइए देखते हैं 5 का पंच यानी टॉप 5 स्टॉक्स। इंडोको रेमेडीज के लिए हो सकता है आज मुश्किल भरा दिन, क्योंकि गोवा यूनिट के लिए यूएस एफडीए से इन्हें चेतावनी मिली है। गोवा यूनिट की यूएस एफडीए ने जांच की थी 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में, और उन्होंने 4 ऑब्जर्वेशन दिए। तो देखना होगा आज स्टॉक कितना कमजोर होता है, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये ऑब्जर्वेशन कितने गंभीर हैं, उस पर नजर रखनी चाहिए। एविएशन शेयरों पर नजर रखिए। देखिए आज यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। कुछ देर पहले अविनाश भी कह रहे थे जेट स्पाइस जेट उनको पसंद है, तो एविएशन कंपनी को फायदा मिलेगा क्योंकि एटीएफ के दाम 5%, 5.25% बल्कि घटे हैं, और इसका फायदा दरअसल लॉजिस्टिक स्टॉक्स को भी मिलेगा क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती जो देखने को मिली है। पेट्रोल में अब ₹4.25 की, डीजल में करीब करीब ₹3 की कटौती, तो लॉजिस्टिक सेक्टर भी आज फोकस में रहेगा आपके। एलिकॉन इंजीनियरिंग रामागुंडम फर्टिलाइजर से इन्हें 130 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड ब्रूवरीज के लिए मुश्किल भरा दिन आज रहने वाला है। देखिए एक्सपेक्टेशंस थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिले, कम से कम रेस्टोरेंट्स और बार्स को 500 मीटर के दायरे से बाहर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और देखिए सीएलएसए जैसा बड़ा ब्रोकरेज हाउस बिकवाली की राय दे रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए 2100 से लक्ष्य घटाकर 1600 कर दिया है। तो इस शेयर पर रखिएगा नजर। यूनाइटेड ब्रूवरीज जो बियर बनाने वाली कंपनी है उस पर रखिएगा नजर, और बाकी कंपनियां जो कैश मार्केट की हैं वहां पर भी दबाव देखने को मिल सकता है आज के दिन। ओके, और आखिरी स्टॉक नीला इंफ्रा से 131 करोड़ का ऑर्डर मिला है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है अविनाश गोरखकर और साथ ही सिमी भौमिक, और इस बीच खबर आपकी ट्रैक्टर्स की बिक्री के आंकड़े आने हैं। स्कॉर्ट्स कैसे हैं हेमंत? बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। आप देखिए 31% बिक्री बढ़ गई है स्कॉर्ट्स की। अच्छा, मैं देख रहा था वो द वीकेंड जो एमएनएम ने भी ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़े पेश किए हैं वो भी जबरदस्त किए हैं। तो एक मतलब ये सेगमेंट जबरदस्त प्रदर्शन दिखा है। जिन लोगों को ये लग रहा था कि गांव में पैसे नहीं है, डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़े खासतौर से महिंद्रा के लिए भी ये आंकड़े काफी मायने रखते हैं। 32% महिंद्रा के ट्रैक्टर की बिक्री बढ़े, 31% स्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर की बिक्री बढ़े, तो और मतलब ये बताइए अविनाश कौन सा शेयर पसंद है आपको? नहीं, मेरे को तो लगता है कि ट्रैक्टर कंपनीज में एस्कॉर्ट्स ने डेफिनेटली इस महीने भी आउट परफॉर्म किया है। प्रीवियस मंथ में 29% था, इस बार 31% है। महिंद्रा में भी डेफिनेटली जिस प्रकार का ट्रैक्शन फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में हुआ है, हमको लग रहा है कि दोनों ही शेयर्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो इनकी जो ग्रुप कंपनी है स्वराज इंजिन्स, उनको भी डेफिनेटली बेनिफिट होगा क्योंकि ये ग्रुप कंपनी है महिंद्रा की, ये इंजिन्स ट्रैक्टर्स को सप्लाई करती है। तो ओवरऑल हमको लग रहा है कि ट्रैक्टर सेगमेंट में जिस प्रकार की तेजी देखने को मिली है, ये दोनों ही शेयर्स को आज अच्छा एक मोमेंटम दिखना चाहिए। चलिए, तो सिमी जब तक इसके चार्ट्स देखेंगे, सिमी आप दोनों के चार्ट्स देखकर बताइए आपको कौन सा बेहतर लगता है। तब तक अनिल एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, और वो ये है कि लोग शनिवार को गाड़ियां जैसे खरीदना नहीं चाहते, लोहा नहीं खरीदना चाहते, और आप देखिए जो डिस्काउंट्स मिल रहे थे लोग लाइन लगाकर खरीद रहे थे गाड़ियां। जब है ना इतना डिस्काउंट मिले तो लोग न टाइम देखते हैं, न मुहूर्त देखते हैं, न समय देखते हैं, न कलर देखते हैं, न नंबर देखते हैं। बिल्कुल सारी चीजें छोड़ के 15,000, 12,000, 20,000 जो डिस्काउंट मिल रहा है टू व्हीलर पे, 22,000 तक के डिस्काउंट टू व्हीलर पे। और वो भी, और ये भी बातें चल रही थी कि देखिए जब नवंबर में नोटबंदी हुई, लोग एटीएम के बाहर लाइन में लगे हुए थे, तब तो टेम्परेचर 15-20 डिग्री चलता था। 40 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग आराम से लाइन में खड़े। तो जहाँ हिंदुस्तान में यह है कि अगर आप डिस्काउंट दो तो हर चीज बिकती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसी लिहाज से आज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बजाज, टीवीएस और हीरो के नंबर्स की। भाई आइशर मोटर ने कह दिया हमारी गाड़ियां पूरी बिक गई हैं। इन्होंने हीरो मोटोकॉर्प, उसके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की बात की जब वो ऑर्डर आया था,
उन्होंने कहा था 16,000 करोड़ रुपए का हमें नुकसान होने वाला है, और आप देखिए सारी की सारी गाड़ियां उनकी भी हाथों हाथ बिक गई। कई लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, लेने पहुंचे लेकिन गाड़ी नहीं मिली। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये नहीं कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हो तो भी इतना डिस्काउंट नहीं होता। हाँ। तो आपको नई गाड़ी पे अगर इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो लोग हाथों हाथ लेंगे। तो ये अभी तक मेरे ख्याल से वो गिन रहे होंगे सारी की कितनी बेची। तो टू व्हीलर्स के आंकड़े देखने बड़े इंटरेस्टिंग हो गए। लेकिन इस बीच चूंकि सिमी चार्ट्स देख रही है, सिमी दोनों के चार्ट्स देखकर बताएं, M&M और एस्कॉर्ट्स क्या पसंद है आपको? देखिए, चार्ट्स काफी स्ट्रांग है एस्कॉर्ट्स की। अगर चार्ट्स देखेंगे करीब दिसंबर नवंबर से ये एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। उससे पहले भी ये अप ट्रेंड में ही था, पर एक छोटा सा डिप इसको मिला था, 300 के आसपास का लो बनाया था। 200 डेमा है ये इसका, तब उसका 200 डेमा 300 के आसपास था। उसके बाद से ये एकदम स्ट्रेट अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है। अभी तो 550 के आसपास आ चुका है, पर यहाँ पे भी मुझे लगता है कि मोमेंटम का कोई कमी नहीं है, यहाँ से भी ये स्टॉक बढ़ सकता है। इनफैक्ट बहुत जल्दी ये स्टॉक 550 का लेवल क्रॉस करके 570 की ओर भाग सकता है। रहा सवाल महिंद्रा की, तो मैं ये कहूंगी कि महिंद्रा जितना निफ्टी रैली दिखाया, उस रैली के साथ महिंद्रा परफॉर्म नहीं किया है, मतलब उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो महिंद्रा में मैं ज्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि यहां से मुझे लगता है कि डाउनसाइड बहुत कम है। एक तो ये एकदम इसका 200 डेमा के आसपास है, 1280 के आसपास उसका 200 डेमा है। उसी के आसपास ये स्टॉक बंद भी हुआ था उस दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन को। तो 1280 1295 ये जो रेंज है 15 पॉइंट्स की, ये रेंज इसके लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस हो जाएगा। हो सकता है आज ओपनिंग ही इस रेंज से ऊपर आ जाए। तो 1295 के ऊपर जब ये स्टॉक मेंटेन करने लगेगा तो बहुत जल्दी इसका 1330 से 1350 का रेंज देखने को मिल सकता है। ये हो सकता है कि मोमेंटम में आज ही दिख जाए, या तो मैक्सिमम इस वीक में ये इसका 1350 का टारगेट हासिल कर सकता है। पर 1280 से 1295 ये एक क्रूशियल सपोर्ट होगा। उस रेंज से नीचे ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, और बाई लॉन्ग पोजीशंस उस रेंज से ऊपर जाने के बाद ही लेना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा है महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स पर। एस्कॉर्ट्स देखिए अब एफएनओ में भी आ गया है, तो आपके लिए वहां पर भी मौके होंगे। ऑटो एंसिलरी कंपनियों को भी फायदा होने वाला है इस तरह की जोरदार बिक्री का। इस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद चर्चा होगी आज लिकर शेयरों में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। गैप डाउन खुले तो क्या खरीदारी करनी चाहिए, या फिर और नीचे जा सकते हैं। सीएलएसए ने जिस तरह की एक रिपोर्ट आज निकाली है, यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए लक्ष्य 500 रुपए घटा दिए। इस सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और अब बात करते हैं लिकर सेक्टर की। और लिकर सेक्टर के लिए खराब खबर आती हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है रेस्टोरेंट्स और बार को, जो बाजार मानकर चल रहा था कि शायद मिल सकती है। ठेके 500 मीटर की दूरी पर ही होंगे, और रेस्टोरेंट बार को भी बंद करना पड़ेगा। कोर्ट का ऑर्डर तो यही है। इसके ऊपर अब ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या निकल कर आ रही हैं, वो बता रही हैं हमारी सहयोगी नियति। बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? जहां डाउन रेट है वहां तगड़े डाउन रेट है, और जहां जिसने मेंटेन किया हुआ है वो वैसा का वैसे ही मेंटेन किया है, यानी कोई अपग्रेड नहीं है। डाउनग्रेड बहुत बड़े हैं, इसलिए ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। सीएलएसए जैसा बड़े ब्रोकरेज हाउस स्ट्रॉन्ग सेल यानी बड़ी बिकवाली की आपको सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 500 रुपए घटा दिया है। 2100 रुपए का इनका टारगेट प्राइस था, सीधे घटा के इन्होंने 1600 रुपए का कर दिया है। 26% की मौजूदा भाव से आपको ये शेयर गिरावट दिखा सकते हैं, यानी 575 रुपए और नीचे गिर सकता है। इन्होंने अपने ईपीएस के अनुमान अगले 2 साल के लिए बड़े तौर पे घटाए हैं। 17 से 28% का डाउन रेट ये देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बैन किया है वो क्लियर कट इनके अर्निंग्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। 28% तक की गिरावट ईपीएस में देखने को मिल सकती है। जेफरीज एक और बड़ा ब्रोकरेज अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने भी घटा दिया है, 88 रुपए इन्होंने टारगेट प्राइस घटाया है। 1900 का इनका लक्ष्य था, अभी इससे सीधे घटा के इन्होंने 1812 रुपए का कर दिया है। ईपीएस अनुमान भी ये अपने 6.5% के आसपास घटा रहे हैं, लेकिन क्रेडिट स्विस मान के चल रहा है कि ये जो इम्पैक्ट है वो 6 से 12 महीने के लिए रहेगा। आगे लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग इनकी मेंटेन है। 2500 रुपए का इनका लक्ष्य है, जो कि मौजूदा भाव से 15% की तेजी यानी 325 रुपीज और तेजी का ये दिखा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ स्टेट्स अपने जो नेशनल हाईवे और जो स्टेट हाईवेज की परिभाषा है वो चेंज करते हुए नजर आए, जैसा कि चंडीगढ़ में हुआ था। और इसी के दम पे मॉर्गन स्टैनले भी आपको ओवरवेट का कॉल दे रहा है। 2900 के इनके लक्ष्य है। 33% की तेजी ये मौजूदा
भाव से देख रहे हैं। कोटक भी ये कह रहा है कि ट्रांजिटरी होगा, यानी बहुत ही अस्थायी रूप से इनके ऊपर असर आएगा, लंबी अवधि में ठीक ठाक इनको ले स्टॉक लग रहा है। और IIFL जो कि हमारा घरेलू ब्रोकरेज है वो भी आपको ऐड यानी निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 2250 का इनका भी लक्ष्य है, लेकिन डाउनग्रेड CLSA का बहुत बड़ा है, 500 रुपए का सीधे तौर पे इन्होंने कट किया है। बिल्कुल, 2100 से लक्ष्य घटाकर 1600 कर दिया है। और इससे ज्यादा दिक्कत की बात शायद उत्तर प्रदेश की तरफ से आ सकती है। मैं देख रहा था आदित्यनाथ योगी जी ने जिस तरह से स्लॉटर हाउसेस को बंद किया है, इलीगल जो थे, इसके बाद वो कह रहे हैं कि अगला जो फोकस है वो उनका शराबबंदी को लेकर हो सकता है, और ये हुआ तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन इस ऑर्डर को आपने किस तरह से रीड किया? ये पूरे सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल वाला वक्त है। पहले तो ये था कि देखिए हर सेक्टर की अलग अलग पॉलिसी है शराब को लेकर, लीकर को लेकर। तो आप अगर एक हिंदुस्तान में अगर कोई DIGO या कोई पेनोडो रिकॉर्ड आके यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको 30 देशों की पॉलिसी से एक तरह से आपको डील करना है कि 30 राज्य अलग अलग अपनी पॉलिसी रखने वाले। पहला पॉइंट, पहली दिक्कत वहां थी। चलो वो अब कुछ हद तक अगर सोल्व होती है तो अब ये हो गया कि हर राज्य अपनी अपनी शराबबंदी करने में लगा हुआ है। ठीक है, अपनी पॉलिसी वो एक अलग चीज है, लेकिन अपन बिजनेस के एंगल से जो बात कर रहे हैं। और तीसरा ये, उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सही बात है। तो अब इस सेक्टर के फंडामेंटल्स हो रहे हैं कमजोर। तो ये सेक्टर जो लोगों को लग रहा था कि हिंदुस्तान के लोगों की आदतें बदल रही है, अब वो सोशल ड्रिंकिंग को मतलब एक्सेप्टेबल माना जाता है, वो वाली चीजों पर अब कहीं कहीं ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। मामला टेंडर ऑफर के जरिए जो ओपन ऑफर आने की खबरें थी, यानी वो खबरें ही रह गई हैं, अब तक तो कम से कम आया नहीं। अब आने में भी अब और बड़ी दिक्कत ही क्या है? दिक्कत है कि अब DIGO को ऐसा क्या लगता है जिसकी वजह से वो और स्टेक खरीदे? या तो आपको दो ही चीजों से खरीदा जाता है, एक तो कंट्रोल चाहिए और एक आपको बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा हो। तो जब आपको लग रहा हो कि बिजनेस ही बहुत अच्छा नहीं है तो कंट्रोल लेके भी क्या करेंगे और पैसा क्यों फंसाना है? सही बात तो ये बड़ी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अब इस सेक्टर में पैसा लगाने का कोई रीजन फिलहाल नहीं है, जब तक ये पॉलिसी को लेकर और जिस सेक्टर में सरकार की पॉलिसी को लेकर या कोर्ट के फैसलों को लेकर अनिश्चितता है, वहां से दूर रहने में समझदारी। कोर्ट ने जो कुछ दिनों में फैसले लिए, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो BS3 नियमों को आगे ना बढ़ाने वाला हो, चाहे फिर वो लिकर सेक्टर के लिए हो, बहुत ही कड़े फैसले लिए हैं। ये बताइए अविनाश, अब क्या करना चाहिए? देखिए आज ये गैप डाउन खुलने वाला है, CLSA का टारगेट 1600 का है। खरीदना चाहिए किसी भाव पर या फिर अवॉइड ही करना सही रणनीति होगी? यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज दोनों FNO में है और बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज इंपैक्ट करेंगी। आपने कैसे रीड किया है? नहीं, शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली हेमंत हमको लग रहा है कि FY18 भी काफी खराब रहेगा। और जैसे अनिल जी ने कहा कि जब तक स्टेट पॉलिसी इनके अगेंस्ट रहेगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली बिजनेस का जो माहौल है वो नेगेटिव रहेगा। तो इस कारण डेफिनेटली कमजोरी रहेगी। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमको लग रहा है कि लेकर एक प्राइस ड्रिवन प्रोडक्ट नहीं है, आदतें लोगों की खत्म होने वाली नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि शायद राइट प्राइस पे अगर स्टॉक मिले तो एक लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली यूनाइटेड स्पिरिट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है, प्रोवाइडेड कम से कम 1.5-2 साल का व्यू है, क्योंकि FY18 के बाद FY19 में ही होपफुली अर्निंग्स रिकवरी आएगी। ऑलराइट, ये बात भी सही है। जो आदत है वो जल्दी जाने वाली नहीं है। तो अच्छा, होम डिलीवरी भी होने लगी है प्रोडक्ट्स की, तो वो सारी चीजें इनके फेवर में है। देखेंगे अब ये शेयर आज कितना कमजोरी के साथ खुलता है। हेमंत, वो बात सही है कि अर्बन एरियाज में जो चलन बढ़ रहा है उसका फायदा जो मिल रहा था वो तो पहले से लोगों को पता है। जो पेनिट्रेशन छोटी जगहों में, गाँव में अलग अलग अंदर तक करना था, उस पर दिक्कत है। ठीक बात है। अच्छा, आज इस खबर के चलते ध्यान रखिएगा, होटल सेक्टर पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि होटल सेक्टर और बड़ी होटल कंपनियां सरकार से कह रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सरकारों के ऊपर हमें पूरा दारोमदार है कि उन हाईवेज को जहां पर ये होटल्स हैं उनको वो क्या डीलिंक करते हैं। तो होटल सेक्टर के लिए भी दिक्कत की बात है, रेस्टोरेंट सेक्टर के लिए दिक्कत की बात। चलिए इन तमाम सेक्टर्स पर हम आज देखेंगे किस तरह का असर पड़ता है बाजार खुलने के साथ साथ। लेकिन और भी बेहतरीन रिपोर्ट्स हैं। नियति, बताइए कहां पर आपकी नजर पड़ी? और सबसे पहले नजर डालूंगे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, और CLSA जैसे बड़ा ब्रोकरेज आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस इनका 1500 रुपए का है। मौजूदा हाल से अब भी 14 से 15% की तेजी दिखा सकता है। 31 मार्च तक इनके 7.2 करोड़ सब्सक्राइबर जियो प्राइम के जुड़े हैं, और ये लास्ट मिनट जो रश था जब इन्होंने एक्सटेंड किया उससे तगड़ा फायदा इनको देखने को मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि अगले साल तक यानी मार्च 2018 तक 10 करोड़
पेड ग्राहक होंगे इनके, यानी जो पैसा भरने वाले, जहां से इनको मुनाफा होगा, वो पेड ग्राहक होंगे और ये स्टॉक की पूरी तरह से री रेटिंग करता हुआ दिखेगा। अगले 2 साल के ईपीएस के अनुमान भी अपग्रेड हो सकते हैं। 1500 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करने चाहिए, सीएलएसए कह रहा है। येस बैंक पे पिछले हफ्ते आपको याद होगा मैंने बताया था, गोल्डमैन सैक्स ने एक अपग्रेड किया था। आज सिटी का भी एक अपग्रेड आया है। मेंटेन करें अपनी निवेश करने की सलाह और टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है। 410 रुपए इन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। 1390 का इनका टारगेट प्राइस था, अब इसे सीधे बढ़ा के इन्होंने 1800 रुपए का कर दिया है। 16% की तेजी मौजूदा भाव से आपको ये शेयर दिखा सकता है। ये एक अगले बड़े लीप के लिए, बड़ी ग्रोथ के लिए ये तैयार है बैंक। मिड साइज बैंक में इनका टॉप, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है, इनके टॉप पिक्स में शामिल है। इसमें आपको निवेश करना चाहिए। 1800 रुपए का लक्ष्य आपको सिटी बता रहा है। सीएलएसए एचडीएफसी पर निवेश करने की सलाह दे रहा है। दरअसल इन्होंने अपने यूरोप में रोड शोज किए थे और मैनेजमेंट का साफ तौर पे कहना है कि नोटबंदी के बाद जो नई सेल्स है वो अब नॉर्मलाइज हो रही हैं, यानी अब स्थिर हो रही हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम है सस्ते घरों की, उससे इनको आगे बड़ा फायदा मिलेगा। एचडीएफसी सीएलएसए के टॉप पिक्स में शामिल है। टारगेट प्राइस इन्होंने भी 170 रुपए बढ़ा करके अब 1800 रुपए का कर दिया है। 20% की तेजी ये शेयर में देख रहे हैं। और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, सन फार्मा पे आज एक नेगेटिव रिपोर्ट दी है। टैरो ने एक रिसेंटली 34 से 35% के कट लिए हैं होलसेल एक्विजिशन कॉस्ट में। ये एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि सन फार्मा की 30% जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो टैरो से आ सकते हैं, तो अर्निंग्स पर इनका काफी तौर पे इम्पैक्ट देख रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच सन फार्मा पर। शुक्रिया नियति आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट तो आरआईएल के ऊपर है, सबसे बड़ा वेटेज भी है। और जो लोग सोच रहे थे 50 मिलियन के आसपास ही ग्राहक फ्री से पेड में जाएंगे, 72 मिलियन लोगों ने, सब्सक्राइबर्स ने अब पैसा देकर सब्सक्रिप्शन लिया है और उनको तोहफा भी मिला है। डेडलाइन एक्सटेंड भी हुई है और जो लोग नहीं ले पाए उनके लिए भी डेडलाइन एक्सटेंड हुई है। तो आज साफ तौर पर रिलायंस तो फोकस में रहेगा, लेकिन भारतीय और आइडिया के लिए फिर से दिक्कत की बात है। बिल्कुल। और खाली एक ही चीज है कि जो 15 दिन एक्सटेंड किए हैं, अब जाहिर सी बात है कि इनमें और मिलेंगे। और मैं ये चीज भी नोटिस कर रहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत में एक लंबी लाइन इसके लिए भी लगी हुई थी रिलायंस जियो के ऑफर को लेने के लिए, और काफी लोगों को नहीं मिल पाए क्योंकि सर्वर्स को कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए एक्सटेंशन मिला है। कुछ लोग ये मानते हैं कि 15 दिनों का रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जब आप इतने महीनों से ऑलरेडी फ्री दे रहे हैं तो 15 दिनों के रेवेन्यू लॉस के बजाय ये ज्यादा अहमियत वाली बात होगी कि आप कस्टमर रिटेन कर पाए। बिल्कुल सही बात, वो इंपॉर्टेंट चीज होगी सबसे। और 303 रुपए का जिन्होंने रिचार्ज किया उनको 15 अप्रैल तक का कॉम्प्लीमेंट्री सेवाएं भी मिल रही है। तो बहुत बढ़िया खबर। चार्ट्स पर सिमी से पूछेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसा लगता है, आइडिया कैसा लगता है, भारती कैसा लगता है, ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद गौरव बिस्सा और मानस जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो एक्सपर्ट्स का जो पैनल है मजबूत तो था और मजबूत अब होता हुआ दिखेगा ब्रेक के उस पार। तो बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने सीएनबीसी आवाज के साथ। हमारे साथ हमारे 2 एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, अविनाश गोरक्षकर और सिमी भौमिक, और अब 2 और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। गौरव बिस्सा, एलकेपी सिक्योरिटीज के वायदा कारोबार के आज के एक्सपर्ट, और एक और तकनीकी विशेषज्ञ मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल। आप दोनों का भी स्वागत है, नमस्कार। पहले तो गौरव आपसे शुरुआत करें, बताएं राय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए ट्रेंड काफी ऊपर है, स्ट्रांग है, मोमेंटम में काफी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ा उतना फेवरेबल नहीं है। तो एक डिप अगर मिलती है, जो पिछले हमने शुक्रवार को भी देखा था, डिप देखने मिली थी, प्रेशर आया था, तो अगर 9140 के करीब अगर निफ्टी आती है तो आप 9100 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर आपको 9250 के लेवल देखने मिलेंगे। और बैंक निफ्टी ज्यादा लुक्रेटिव ट्रेड है, ऑलमोस्ट 21,400 के करीब ही ट्रेड कर रही है। तो वहां पे अगर थोड़ा सा डिप अगर मिलता है 30-40 पॉइंट्स का, तो आप 100 रुपए के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। 21,700 का पहला लक्ष्य होगा, वो पार अगर हो गया तो 22,000 को भी पार कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर तेजी करने की राय, लेकिन थोड़ा बैंकिंग शेयर्स के लिए आज एक खराब खबर भी है, और वो ये कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनपीए के ऊपर कैबिनेट की कोई पॉलिसी आएगी, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद ऐसा कुछ नहीं आया है। और सेकंड हाफ में हमने देखा था एक तेजी बनी थी कुछ पीएसयू बैंक्स में। ये देखिए, ये पीएसयू स्टॉक्स, एसबीआई खास तौर पर भागा था। अच्छा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को काफी सारी उम्मीदें हैं उस पॉलिसी से, तो वो पॉलिसी नहीं आई है, आएगी जरूर लेकिन शुक्रवार को नहीं आई। तो इस खबर के ऊपर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। मानस, आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज बताइए आज के लिए कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए 2 बाय रिकमेंडेशंस है। पहला एसीसी पर, जहां पर
मेरे ख्याल से पिछले एक मंथ में अगर आप देखिए तो 1432 और 1400 की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बट कल ये रेंज अपसाइड ब्रेक हुई है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है। तो मैं समझता हूं कि एक रिकवरी देखने को एसीसी में मिल सकती है, जिसमें 1490 तक के टारगेट स्टॉक टच कर सकता है। तो यहां खरीदारी करें, 1429 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा बैंकिंग स्पेस से साउथ इंडियन बैंक रहेगा, क्योंकि यहां पर दिसंबर से लेकर फरवरी तक हमने एक स्मार्ट रैली देखी थी। स्टॉक 17 रुपए से लेकर 21 रुपए तक चला था, बट पिछले करीब 5-6 वीक से अगर आप देखिए तो एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था 21 रुपए के आसपास। 21 रुपए का लेवल लास्ट सेशन में ब्रेक हुआ है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो ये एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट केस है, जिसके बाद हमें एक रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो कम से कम 23 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। यहाँ खरीदारी करें, 20 रुपए 50 पैसे का स्टॉप हो सके। ओके, तो साउथ इंडियन बैंक बड़े दिनों बाद एक्शन में आता हुआ दिखा है, यहाँ पर तेजी और बढ़ेगी, ये मानना है मानस का। गौरव, अपनी पिक्स भी बताइए, आपने कौन से स्टॉक्स चुने आज? मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा हमारा, जो बैटरी स्पेस में अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, एक ब्रेकआउट की कगार पे है स्टॉक, और एक 880 के रुपए के छोटे स्टॉप लॉस आप इसमें बाय कर सकते हैं। 915 का इसमें ट्रेडिंग लक्ष्य होगा। वीक में मुझे जो लग रहा है वो है जस्ट डायल। पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने इसमें 555 के करीब शॉर्ट दिया था, और 530 का लक्ष्य था, वो पार हो चुका, उसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से और एक सपोर्ट उठा है, तो और कंसिस्टेंट शॉर्ट पोजीशंस बनी है, तो 510 के लेवल आपको एक बार देखने मिल सकते हैं। तो 538 के स्टॉप लॉस से आप जस्ट डायल को बेच सकते हैं, और 510 का इसमें लक्ष्य होगा। और बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे थोड़ी अनवाइंडिंग और शॉर्ट्स बनना शुरू हो चुके हैं। सपोर्ट्स के जस्ट आसपास ये 1170 के नीचे का जाता है, तो एक 30 रुपीज का डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तो 1195 के स्टॉप लॉस आप बजाज फाइनेंस को आप बेच सकते हैं। और ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो पीटीसी काफी अच्छा लग रहा है, एक बहुत ही बड़े ब्रेकआउट के कगार पे है, काफी अच्छे इसमें लॉन्ग पोजीशंस बने। 95 के कॉल ऑप्शन में काफी अच्छी पोजीशन है, सबसे अधिक मात्रा में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 95 के कॉल ऑप्शन में है। अगर ये पार होता है, सस्टेन अगर हो जाता है, तो 4 या 5 दिनों में ये 100-102 के लेवल आपको दिखा सकता है। तो वो लिहाज से आप 95 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इसमें आप डबल क्यूमिंट कर सकते हैं, 5 रुपए का लक्ष्य होगा और 100 रुपए का छोटा स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। सिमी, जल्दी से बताइए, RIL, भारती और आइडिया पर चार्ट्स क्या बता रहे हैं आपके? देखिए, सबसे पहले मैं RIL के बारे में बात करूं। RIL टेक्निकली काफी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और मुझे लगता है कि ओवरऑल मैंने एक महीने के लिए 1380 तक का टारगेट मैंने रखा है, पर उसके लिए थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस के साथ ही जाऊंगी। मुझे लगता है कि मेजर सपोर्ट 1290 से 1280 के बीच में है, तो स्टॉप लॉस 1280 से नीचे होना पड़ेगा, और इस महीने का मेरा टारगेट 1380 तक का है। मुझे लगता है कि जहां पे ये स्टॉक आके सेटल किया है, यहाँ से वो टारगेट जो मैंने दिया है बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है, वो बहुत ही कंफर्टेबली अचीव करेगा ऐसा लगता है। रहा सवाल आइडिया की, तो मुझे लगता है कि टेक्निकली कुछ बाई कॉल देने जैसा चार्ट तो ये है नहीं। ऊपर में 90 का रेंज काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक डाउनसाइड मेंटेन्ड हो सकता है। 82 से 78 का नेक्स्ट टारगेट है, जो कि मुझे लगता है कि ये कंफर्टेबली टेस्ट भी कर सकता है। अगर ये स्टॉक 90 के ऊपर आके मेंटेन नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड और देखने को इसमें मिल सकता है। रहा सवाल भारती के, तो मुझे लगता है कि सेंटीमेंट अभी भी खराबी है, और मुझे लगता है कि अभी भी अगर कोई चाहे तो 355-360 का रेंज को वॉच करे। अगर ये स्टॉक उस रेंज से ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट करती हूँ, जिसका टारगेट 345 से 335 का वापस हो सकता है। मुझे ये दोनों स्टॉक में वीकनेस नजर में आ रहा है। ओके, तो ये है टेलीकॉम स्टॉक्स पर आए, लेकिन हेमंत एक बड़ा सवाल है, और वो है कि नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरमैन रहे, फाउंडर रहे, नारायण मूर्ति को गुस्सा क्यों आता है? हाँ, अब फिर से वो क्यों है नाराज, और बार बार क्यों है नाराज? इस सवाल का जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। तो ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नारायण मूर्ति साहब को गुस्सा क्यों आता है, और इसका जवाब देने के लिए सबसे बढ़िया शख्स जो है वो है आशीष वर्मा, हमारे रिसर्च हेड, IT इंडस्ट्री को बड़े क्लोजली ट्रैक करते हैं। आशीष, फिर से नाराज हो गए मूर्ति साहब? बिल्कुल, इन्फोसिस को मिस कर रहे हैं काफी ज्यादा। ध्यान रखें, इस कंपनी वाले जी कुछ सालों पहले हम कहते थे बेलवेदर,
बेलवेदर मतलब होता है किसी भी सेक्टर का सबसे पहले ट्रेंड ये कंपनी बताती है, और अब इस कंपनी में खुद ही अलग तरह की घंटियां बज रही हैं। इस बार ये है मैनेजमेंट और बोर्ड के बीच में, या फिर प्रमोटर्स और बोर्ड के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कंपनी खबरों में थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, बहुत विवाद हुआ था। तब वो सिक्का साहब की कंपनसेशन इश्यू था, नए बोर्ड मेंबर्स के चयन को लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंट वो सीएफओ जो हुआ करते थे राजीव बंसल, उनकी सेवरेंस पे। और इस बार भी पे हाइक को लेकर ये इश्यू है, और पे हाइक है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूबी प्रवीण राव का, जिसके लिए रेजोल्यूशन पास किया था बोर्ड ने। 35% पे हाइक करी गई, और कहा जा रहा है कि तमाम प्रमोटर्स इंक्लूडिंग मिस्टर मूर्ति ने उस रेजोल्यूशन में वोटिंग से एब्सटेन करा था, यानी कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था। और ओवर द वीकेंड मूर्ति साहब ने मीडिया को एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है कि वो जो खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं वो इन्फोसिस में कंटिन्यू होते हुए, जो हाई करा गया है सीईओ साहब का कंपनसेशन, वो ट्रेडिशन के विपरीत है इन्फोसिस का जो ट्रेडिशन होता था। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव टॉप मैनेजमेंट की आप हाइक 60-70% कर देते हो, जबकि बाकी तमाम इंपॉर्टेंट कर्मचारी अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ 6 से 8% के आसपास की हाइक। मिस्टर मूर्ति का ये कहना है इस कदम से, टॉप मैनेजमेंट की इस तरह से सैलरी हाइक के चलते ट्रस्ट और फेथ जो है एम्प्लॉइज का, वो कंपनी पे, मैनेजमेंट पे, बोर्ड पे, वो हटता हुआ नजर आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, कुछ दिन पहले जब विवाद हुआ था तो चेयरमैन आर शेषाई ने स्पेसिफिकली मीडिया से कहा था कि प्रमोटर्स और बोर्ड के बीच में बातचीत हो चुकी है, अब कोई भी विवाद कंपनी के अंदर ही रहेगा, मीडिया पे नहीं आएगा। और उसी के बाद देखिए आप, अगला पे हाइक हुआ नहीं, वापस मीडिया पे विवाद सामने आ गया, चिट्ठी सामने आ गई। तो ये दिक्कत है, जो रिफ्ट बढ़ रहा है, दरार जो बढ़ रही है प्रमोटर्स और बोर्ड के बीच में, वो दिक्कत की बात है। और ऐसे समय जब आईटी कंपनीज ऑलरेडी जूझ रही है, रुपए में जो मजबूती, रुपए में जो एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि जो रेजोल्यूशन मूव हुआ था उसमें एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव, नए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी था, उसको हरी झंडी मिल गई है। तो वो बायबैक के लिए रास्ता और क्लियर हो गया है। चलिए, तो फिर दिक्कत की बात। शुक्रिया आपका आशीष। अगले हफ्ते इसके नतीजे भी हैं, और जो तनख्वाह है वो सीईओ की बढ़ाकर सोचिए कितनी की गई होगी। 35% बढ़ी है। एनी गेसेस? 35% इटसेल्फ। और देखिए 3.5 करोड़ रुपए सराहना। अच्छा, और बेस भी तो, हाँ, किस बेस पर 35% हो रहा है? आपके हमारे बेस पे 35% मुझे तो बहुत छोटे पीनट्स है, कुछ नहीं है, लेकिन उसका तो बेस भी बढ़ा हुआ है। तो आशीष, इतने बड़े बेस पर अगर 35% बढ़ रही है तो ये तो मतलब बहुत जबरदस्त है। मुझे एक चीज बताइए, एक्चुअली मिक्स है, फिक्स सैलरी है। मुझे एक चीज बताइए, क्या वाकई में इन्फोसिस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतनी दमदार है कि 35% हाइक बढ़े? अच्छा, ये हाइक के बाद कॉर्पोरेट्स के उसमें इतना 12.5 करोड़ रुपए उनकी एनुअल सैलरी हुई है, जिसमें जो हेमंत कह रहे हैं फिक्स सैलरी 4.6 करोड़ रुपीस की है, वेरिएबल कंपनसेशन है 4 करोड़ रुपए का, और रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स आने हैं, वो इन सबको मिलाकर वो 12.5 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट आने वाला है। और वो जो आरएसयूज है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स की बात करी गई है। तो वो अब मूर्ति साहब का पॉइंट ठीक है कि हम बाकी सब कर्मचारी 6 से 8% के हाइक, किसी का 35-40% का हाइक तो इश्यू हो सकता है, लेकिन पता नहीं। चलिए, 75% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं अनिल, जो किया है वो सही किया है बोर्ड ने। तो मूर्ति साहब पिछले कुछ दिनों में गलत पढ़ रहे हैं। हाँ, गलत पढ़ रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 75%, और अच्छा, ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी किसके पास है इन्फोसिस की? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। प्रमोटर्स के पास जो फाउंडर्स थे कितनी? 12-12.5%। चलिए, तो मतलब हेरिटेज है। बिल्कुल सही बात है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव, सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं। और हम आपसे कह रहे थे आज सीमेंट शेयरों पर रखिएगा नजर, 50 से 60 रुपए बड़ी इंक्रीज है प्रति बोरी, ये बढ़े और 1 अप्रैल से बढ़े। अप्रैल फूल नहीं है ये, 1 अप्रैल से सीमेंट के दाम अब बढ़ गए। अच्छा, एसीसी देखिए, सिमी कह रही थी सबसे पहले खरीदारी करिए, मानस जायसवाल कह रहे थे खरीदारी करिए। अच्छा, आज स्टॉक 2020 की टीम्स में इंडिया सीमेंट था, हेडलबर्ग था, प्रिज्म मैंने अपनी टीम में शामिल किया था। तो आज मैंने भी आज सीमेंट सेक्टर को रिकमेंड इसीलिए किया था कि मुझे शुक्रवार के सेशन में बड़े दिनों बाद सीमेंट शेयरों में एक्शन आता हुआ नजर आया, तो मैं ये सोचा था एक फॉलो अप एक्शन होगा। सही बात, खरीदारी और बढ़ेगी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का थोड़ा इंटरेस्ट दिखा, और अब ये पॉजिटिव खबर और आ गई। तो क्या खरीदेंगे? कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक ये न्यूज फ्रंटलाइन और छोटी कंपनीज के लिए काफी अर्निंग्स पॉजिटिव रहेगा। हमको लग रहा है कि अल्ट्राटेक, एसीसी और छोटी कंपनीज में हेडलबर्ग, टिपिकली अगर हम जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो हमको लग रहा है ये सारी कंपनीज में आज अच्छी अपसाइड और तेजी देखने को मिलेगी। ये डेफिनेटली एक अच्छा प्राइस राइज है, और जिस प्रकार से हुआ है मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इतनी जल्दी होगा, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही हुआ है, तो डेफिनेटली इस साल के लिए और ये क्वार्टर के लिए डेफिनेटली अच्छी बात रही। बिल्कुल, और होलसेल ने कुछ दिनों पहले जब
जब अपनी एनालिस्ट के साथ मीट की थी तो उन्होंने कहा था कि भारत में सीमेंट के दाम यहाँ पर जरूर बढ़ने चाहिए, अभी काफी स्कोप है। और देखिए 50 से 60 रुपए बोरी, जनरली हम देखते हैं 10 से 15 रुपए प्रति बैग ये बढ़ते हैं, और ये इंक्रीज बड़ा इंक्रीज है। ब्रेक के बाद भी गौरव से पूछेंगे एफएनओ में उनको क्या सबसे अच्छा लगता है सीमेंट शेयर, ये सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हेडलबर्ग सीमेंट हमारे एक्सपर्ट अविनाश को पसंद है। बिल्कुल, तो सीमेंट शेयरों में एक्शन रहने वाला है और एक्शन शुरू होने वाला है बाजार का, क्योंकि इस ब्रेक के बाद होगा आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन और साथ ही रुपए की शुरुआत भी। देखेंगे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कैसी होती है रुपए की भी और हमारे बाजारों की भी। स्टॉक 2020 का अपडेट होगा और पहले ही दिन आपके लिए होंगे भरपूर मौके कमाई के। 9:15 पर हमारे चारों एक्सपर्ट्स के साथ बताएंगे आपको कहां है एक्शन स्क्रीन पर। इस छोटे से ब्रेक के बाद रहिएगा हमारे साथ पहला सौदा में।